अब नेक्स्ट टॉपिक है रिन्यूअल। रिन्यूअल का मतलब होता है पुनः स्थापित करना, या जो कंटिन्यू चलते आ रहा है उसी को आगे निरंतर बढ़ाते रहना। तो इसमें हमें इवैल्यूएशन एंड रिन्यूअल में पढ़ना है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब जो निरंतर चलते रहता है, कंटिन्यूअस पीरियोडिसिटी। यानी कि शिक्षा के दौरान जब बच्चे अब इवैल्यूएशन करते हैं और इवैल्यूएशन के माध्यम से उनको पता चलता है कि हमें किस सब्जेक्ट में कितनी और मेहनत करनी है। ऐसा नहीं होता है कि इवैल्यूएशन हमारा हो गया तो बस वहाँ पे हम स्थिर हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इवैल्यूएशन ही हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और लाइफ में हर किसी के लिए रिन्यूअल होना, पीरियोडिसिटी की कंटिन्यू हम निरंतर उसके आधार पर आगे बढ़ते जाना है। हमारा मूल्यांकन हो गया, अब हमें निरंतर आगे की ओर प्रस्थान करना है, चाहे वो जिस सब्जेक्ट्स में भी हो। तो इसके माध्यम से हम ये पता चलता है कि जिस भी सब्जेक्ट्स में हमें कम मार्क्स आते हैं इवैल्यूएशन के द्वारा, तो उस सब्जेक्ट्स में और कितनी मेहनत करनी है। किसी सब्जेक्ट्स में हम एवरेज हैं या हम सेटिस्फाइड हैं, तो ठीक है, उस सब्जेक्ट्स के लिए हम अपने आप में कंफर्म है कि इस सब्जेक्ट से ज़्यादा मेहनत हमको जिस सब्जेक्ट्स में थोड़ी कम मार्क्स आई है उसमें करना है। यानी कि हम अपने स्टडी को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। इसके बाद आता है रिसर्च स्टडीज़ ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। तो रिसर्च क्या है? अपने आप में एक ज्ञान, खोज, किसी चीज़ का अनुसंधान, ज्ञान की किसी भी शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानीपूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल की शोध की संज्ञा दी गई है। एडवांस लर्नर डिस्कवरी कंटेंट में इसके बारे में बताया गया है कि अनुसंधान को विभिन्न तरीके से परिभाषित किया गया है। जैसे रेडमैन और मैरी ने अपनी पुस्तक द रोमांस ऑफ रिसर्च में शोध का स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना ही ज्ञान है या रिसर्च है। लुनबर्ग ने अपनी शोध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अवलोकित सामग्री को संभावित वर्गीकरण या साधारणीकरण में सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म विषय को व्यवस्थित पद्धति दी है। अब अनुसंधान की प्रक्रिया आते हैं। अनुसंधान की प्रक्रिया के अंदर है शोध के अंग। ज्ञान किसी क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा है, प्रासंगिक तथ्यों का संकलन है। मतलब कि जब सबसे पहले है कि ज्ञान किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा, यानी कि ज्ञान क्या है या रिसर्च में हम खोजते हैं, हमारे पास कोई भी एक टॉपिक आ गया, एक समस्या आ गई सपोज, तो उस समस्या को सबसे पहले समस्या का चयन हो गया। समस्या के चयन के बाद हमें देखना है, फाइंडिंग निकालना है कि आखिर इस समस्या को समाधान करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो प्रासंगिक तथ्यों का संकलन, डेटा को कलेक्ट किया जाता है कि किन किन चीज़ों के कलेक्शन के द्वारा हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो उसके बाद हम डेटा कलेक्शन में लग जाते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद आता है विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन। जब हमारे पास सारे डेटाज कलेक्ट हो जाते हैं, तो डेटाज कलेक्शन के बाद हम देखते हैं कि अब इसमें और हमें क्या मेहनत करनी है, क्या और काम करना है। डेटा हमारे पास सारे आ गए हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि जब सारे डेटाज हमारे पास आ जाते हैं तो कंटिन्यू उसके बाद हम काम करना शुरू करते हैं। डेटाज को किस तरीके से सीक्वेंस वाइज में हमें सजाना है, ये सारे डेटा को इकट्ठा करने के बाद हम उसका चयन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं कि पहले किसको रखना है फिर किसको रखना है। तो ये अपने विवेक, बुद्धि, अपने अध्ययन, अपने नॉलेज, ज्ञान के आधार पर हम इसका चयन करते हैं। उसके बाद आता है परिणाम स्वरूप निर्णय। जब सारे डेटाज हमारे पास आ जाते हैं तो डेटा के बाद हम उसका निर्णय लेते हैं, डिसीजन करते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम तो आ गई, अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए इन्हीं डेटाज के अंदर से हम रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। अब उसके अंदर आते हैं अनुसंधान प्रक्रिया में चरण। तो इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, आते हैं, देखते हैं कि सबसे पहला स्टेप है अनुसंधान समस्या का निर्माण। जैसा पहले भी मैंने बोला कि समस्या को पहले हम चयन करते हैं, निर्माण करते हैं, कोई प्रॉब्लम को खोज निकालते हैं। जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई रीज़न नहीं होगा, हम काम किस पे करेंगे। उसके बाद और एक चीज़ और है, शायद मैंने पहले नहीं बताया कि अनुसंधान का मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम कोई
तुरंत में किसी चीज़ का इन्वेंशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, अनुसंधान इतिहास से जो चीज़ें चली आ रही हैं या पूर्व से जो चीज़ें चली आ रही हैं उसमें कुछ नयापन लाना, कोई नई चीज़ खोज के सामने लाना कि आखिर बहुत सारे पॉइंट्स वहाँ दिए हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स पे नज़र डालना है कि ये यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ है, उसके पीछे क्या कारण है। तो कोई नई चीज़ को आप लाकर उस पे केंद्रित करते हैं तो ये हमारा एक नया रिसर्च, नया अनुसंधान कहलाएगा। अनुसंधान समस्या का निर्माण होने के बाद हम समस्या से संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण करते हैं। तो यानी कि वही चीज़ हो गया कि जब हमारे पास समस्या आ गया तो समस्या से रिलेटेड साहित्य, बहुत सारी बुक्स हमको देखनी है, बहुत जगह हमको विज़िट करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है कि किन किन जगह से उससे रिलेटेड हमको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है या हमको हल मिलेगा। तो घर बैठे बैठे तो किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, उसके लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत खोजबीन छानबीन करनी पड़ती है। उसके बाद देखते हैं परिकल्पना, हाइपोथेसिस का निर्माण। तो जब बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं तो हम एक अनुमान लगाते हैं, एक हाइपोथेसिस करते हैं कि शायद इससे रिलेटेड इसका आंसर हो सकता है। अगर 10 पॉइंट दिए गए हैं तो शायद ये भी संभावित हो सकता है इसके सही आंसरों में से। उसके बाद आते हैं शोध की रूपरेखा, शोध का प्रारूप, रिसर्च डिज़ाइन तैयार करना। अब जब सारे कलेक्शंस डेटाज हमारे पास आ गए तो उसका डिज़ाइन हमको कैसे तैयार करना है, किसको पहले रखना है, और पहले रखते हैं तो किस तरीके से उसको हमको सजा के लिखना है या उसके बारे में क्या कहा गया है उस पर हमको फोकस डालना है। फिर आते हैं आंकड़ों तथा तथ्यों का संकलन। अब डेटा को हम एनालाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ आ गए हमारे पास, तो अब हम तथ्यों का संकलन करने लगे, उस पर कुछ रिसर्च करने, सोचने लगे, केंद्रित करने लगे कि चलिए हमारे पास सब कुछ आ गया, अब हमको उस पर कार्य आगे बढ़ना है। उसके बाद आता है आंकड़ों तथा तथ्यों का विश्लेषण एवं उनसे निहित सूचना, पैटर्न, रहस्य का उद्घाटन करना। जब सारी चीज़ सामने आ गए हैं तब हम उसके डीपली उसके रिसर्च में जाते हैं, उसकी खोज में जाते हैं कि आखिर ऐसा है, और ये अगर हमको फाइंडिंग आया है तो ऐसा क्यों आया है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इस तरीके से अनुसंधान की प्रक्रिया का चरण कंप्लीट होता है। अब इसके आगे देखते हैं। अब अनुसंधान को व्यापक अर्थ में या दूसरे अर्थ में भी इस प्रकार बता सकते हैं कि रिसर्च किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिवत कन्वेंशन करना होता है। यानी कि एक के बाद एक हम खोज करते जाते हैं कि इसके पीछे, हर समस्या के पीछे, हर रीज़न के पीछे कोई ना कोई पिछली एक स्टोरी या एक कारण जुड़ा होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हैं और सहारा लेते हुए एक के बाद एक नई क्यूरियोसिटी मन में होती है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, कुछ हम और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इसको कुछ और अच्छा बताने के लिए हम इसका कुछ उपाय कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी समस्या को समाधान हेतु हमें उसके बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ती है, पुनः उसका परीक्षण करना होता है, उसके अंदर डीप नॉलेज की जानकारी होती है, और जिससे जब हम परीक्षण करते हैं तो नए तथ्य जो सामने आते हैं उसी को हम शोध कहते हैं। शोध उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचन बुद्धि का अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्य को हम सामने लाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है FGD, ऑनलाइन फीडबैक। तो जैसा कि FGD का मतलब होता है फोकस ग्रुप डिस्कशन, तो ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़रूरी होता है। इस आधार पर भी हम इवैल्यूएशन करते हैं। सबसे पहले तो देखना होता है कि आप किसी भी चीज़ पर कितना फोकस करते हैं, कितना बहुत बारीकी तरीके से आप किसको इंडिकेट करते हैं, फोकस करते हैं, फिर उसका इवैल्यूएशन करते हैं। और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से भी इवैल्यूएशन बहुत आसान होता है। कभी कभी ऐसा देखते होंगे कि टीचर्स जब बच्चों को इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन आंसर करते हैं तो शायद उसमें उनको संकोच होता है, लेकिन जब आप उसको एक ग्रुप में बांट दीजिए, ग्रुप A, B और C,
तो जब ग्रुप ए बी सी बांटने के बाद उनका ग्रुप बन गया और तब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, तो ग्रुप में किसी भी चीज़ का जवाब देना बहुत आसान हो जाता है, बशर्ते इंडिविजुअली। कभी कभी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो इंडिविजुअली जब वो जवाब देते हैं तो उन्हें लगता है कि पता नहीं ये जवाब हमारा सही होगा या गलत होगा, तो वो इसी सस्पिशन में रहते हैं, इसी डाउट में रहते हैं, इसी कन्फ्यूज़न में रहते हुए कभी कभी सही आती हुई चीज़ें, आंसर को वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनके अंदर की जो प्रतिभा होती है, गुणवत्ता होती है, वो अंदर तक ही सीमित होकर रह जाती है। इससे उनका जो विकास डेवलप होने वाला होता है वो रुक जाता है। लेकिन यहीं पे जब हम ग्रुप में उनको बांट देते हैं और ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तब उसका जो नतीजा आता है, रिजल्ट आता है, तो ग्रुप के माध्यम से उनको एक दूसरे को सुनकर जवाब देने की अंदर से क्षमता बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जो हेजिटेशन होती है, रुकावटें आती हैं बोलने में, बाधाएं होती हैं, वो भी खुलकर सामने आती हैं। और फिर जब हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं तब देखते हैं कि इंडिविजुअली पूछे गए क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा पॉजिटिव होता है इवैल्यूएट करना ग्रुप डिस्कशन के साथ में। तो उसके बाद जब हम फीडबैक लेना स्टार्ट करते हैं, तब उस फीडबैक से पता चलता है यही चीज़ कि GD स्टूडेंट्स के लिए कितना पॉजिटिव होता है। और सारे इवैल्यूएशन करने के बाद जब हम उसका फीडबैक निकालते हैं, तो फीडबैक के बाद पता चलता है कि इंटरनल इवैल्यूएशन, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन एंड ग्रुप डिस्कशन, FGD फोकस ग्रुप डिस्कशन से कितना बच्चों को बेनिफिट होता है। और इन तीनों को मिलाकर जब हम फीडबैक लेते हैं, उस फीडबैक के अनुसार जब बच्चों का हम एक रिज़ल्ट तैयार करते हैं, तो उस रिज़ल्ट के अनुसार बच्चे जब अपने आप को उस रिज़ल्ट में देखते हैं, तब उनको एक एक चीज़ समझ में आता है कि इंटरनल में हमें कितना मार्क्स मिला है, यानी कि किस कारण से मिला है, एक्सटर्नल में अगर मिला है तो किस कारण से मिला है, और ग्रुप डिस्कशन में मिला है तो किस कारण से मिला है। तो किसी भी चीज़ के लिए फीडबैक होना बहुत आवश्यक होता है, और फीडबैक के द्वारा ही स्टूडेंट्स अपने अंदर की कमियों को बाहर निकालते हैं और उस पर और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ये टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।